पुष्पा एक बला खूबसूरत हिरनी सी आंखों वाली, रेशम सी बालों वाली, गुलाब की पंखुड़ियों के होठ सी धरती पर उतरी एक अप्सरा थी। पुष्पा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। पुष्पा की खूबसूरती के चर्चे सिर्फ उसके गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी था। उसकी जैसी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं थी। पर पुष्पा के पिताजी बहुत गरीब थे, इसलिए पुष्पा का साथ तो हर कोई चाहता था, पर उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था। पुष्पा के पिताजी पुष्पा की शादी के लिए बहुत चिंतित रहते थे। कुछ दिनों बाद पुष्पा के पिताजी पुष्पा की शादी एक दूर गांव में कुमार नाम के लड़के से कर देते हैं। पुष्पा के इस गांव में आते ही गांव के सारे मर्दों की नजर पुष्पा के चमकते बदन पर पड़ती है, और पड़े भी क्यों ना, पुष्पा की खूबसूरती के आगे गांव के फूल भी शर्मा रहे थे। पुष्पा को देखकर गांव का एक आदमी कहता है, कुमार बाबू, बड़ा चमकता सोना लाए हो। इस सोने से थोड़ा हमें भी चमकाना, भूल ना जाना। पुष्पा को ये बात जरा पसंद ना आई, पर वो इस गांव में आज ही आई थी तो उसने चुप रहना ही उचित समझा। पुष्पा दिन भर घर का काम करती, कभी पानी लाना, खाना बनाना, इन सब में उसका दिन बीत जाता था। शादी के कुछ दिन बीत गए। अब कुमार थोड़ा परेशान परेशान रहने लगा। क्या हुआ जी? मैं देख रही हूँ आप आजकल बहुत परेशान दिख रहे हैं। कुछ भी तो नहीं, कहाँ परेशान। ठीक है। फिर कुछ दिन और बीत गए और एक दिन कुमार पुष्पा से आकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है पुष्पा। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? वो बोलो भी अब। मैंने तुमसे ये बात छुपाई, पर अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं। पुष्पा, इस गांव में एक रीत सदियों से चली आ रही है, और जो इस रीत को नहीं मानता उसको मौत की सजा सुनाई जाती है। ऐसी भी क्या रीत है, बताओ जरा। नगर वधू। क्या? हाँ पुष्पा, नगर वधू। इस गांव में जो भी नई दुल्हन आती है उसे गांव में 1 महीने के लिए नगर वधू बनना पड़ता है। फिर गांव के मर्द उस वधू के साथ संबंध बनाते हैं। ये रीत इसलिए चली आ रही है ताकि गांव बुरी शक्तियों से बचा रहे। इस रीत को हर नई वधू मानती है, और नहीं मानती है तो पूरे परिवार को मौत की सजा दी जाती है। मैं ये बात तुमको कब से बताने वाला था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पर अब ये रीत तुमको पूरी करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं ये रीत कभी पूरी नहीं करूँगी। मैं मर जाऊंगी पर ये रीत कभी पूरी नहीं करूंगी। पर पुष्पा, फिर हमारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। जो भी हो, मैं ये रीत कभी पूरी नहीं करूंगी और मैं इस रीत के खिलाफ लड़ूंगी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि पुष्पा नगर वधू नहीं बनना चाहती। एक दिन गांव में सभा बुलाई जाती है। गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं। वहां पर पुष्पा, कुमार, सबको बुलाया जाता है। क्यों पुष्पा, तुम क्या चाहती हो? हाँ, इस गांव पर बुरी शक्तियों का साया पड़े? हाँ, तुम क्यों इस गांव की सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ना चाहती हो? क्या तुम्हें अपनी खूबसूरती का इतना घमंड है कि तुम्हें इसके सामने हमारे गांव की रीत परंपरा भी छोटी लग रही है? नहीं, मुझे अपनी खूबसूरती का घमंड नहीं है, पर मैं ये वाहियात रीत पूरी नहीं करूंगी और मैं नगर वधू कभी नहीं बनूंगी। तुम जानती हो ना, इस रीत को पूरी नहीं करने वाले का अंजाम क्या होता है? कोई मेरे पति पर हाथ तो लगाए। मेरे पति को मारने से पहले उसको मुझको मारना होगा। मुखिया सभा समाप्त कर देता है। सभी लोग जाने लगते हैं। तभी मुखिया के कान में गांव का एक आदमी भूरा कहता है, जरा देखो तो मालिक, इस फूल ने कैसे कांटे बरसाए हैं। कुछ इंतजाम कीजिए मालिक, वरना ये कमसिन कली एक दिन हमारी जान के गले का फंदा बन जाएगी। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। फिर अगली रात को, कुमार, ओ कुमार, जरा घर से बाहर आना तो। कुमार घर से बाहर आता है। क्या हुआ भाई, क्यों इतनी आवाज दे रहे हो? कुमार, तुम्हारे खेत में मैंने कुछ जानवर देखे हैं, तुम्हारी सारी फसल बर्बाद कर देंगे। अरे जाओ, उन्हें भगा कर आओ। कुमार खेत की तरफ चला जाता है। पुष्पा घर पर अकेली थी। इस बात का फायदा उठाकर मुखिया और भूरा दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं। पुष्पा खाना बना रही थी। इतने कोमल कोमल हाथ और ये सब काम। भूरा की आवाज सुनकर पुष्पा चौंक जाती है। तुम दोनों, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? भला अब घर में घुसने के लिए मुखिया को भी इजाजत लेनी पड़ेगी। क्या लेने आए हो यहाँ?
चले जाओ यहाँ से। जी भरने आए हैं। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। मुखिया जी, मैंने कहा था ना, ये लड़की ऐसे नहीं मानने वाली। चलिए इसका काम तमाम कर ही देते हैं। फिर मुखिया और भोरा पुष्पा को अपने हाथों से दबोच लेते हैं। मुखिया और भोरा दोनों पुष्पा के साथ संबंध बनाते हैं। पुष्पा चीखती है, चिल्लाती है, मगर उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। मुखिया और भोरा दोनों चाकू से पुष्पा का गला रेत कर मार देते हैं और घर को आग लगा देते हैं। कुमार आकर देखता है तो उसका घर आग में लिपटा होता है। गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, मगर बहुत देर हो चुकी थी। पूरा घर जलकर खाक हो जाता है। पुष्पा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते पुष्पा। देखा गांव वालों, इसने नगर वधु बनने से इनकार कर दिया था और आज इन बुरी शक्तियों ने इसके साथ क्या हश्र किया। गांव की रीत सदियों से चलती आई है और चलती रहेगी। इस हादसे के दूसरे दिन बाद ही कुमार गांव छोड़कर चला जाता है। कुछ साल बाद गांव का ही एक लड़का नई शादी करके वधु को अपने गांव लाता है। वह लड़की भी कम खूबसूरत नहीं थी। उसको देखकर मुखिया और भोरा आहें भरने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद उस लड़की का भी नगर वधु वाली रीत पूरी करने का दिन आ जाता है। गांव का मुखिया होने की वजह से उस लड़की को सबसे पहले मुखिया के यहाँ रात गुजारना था। उस रात वह लड़की घूंघट लिए दुल्हन की तरह सज कर बैठी हुई थी। बिस्तरों पर फूल बिछे हुए थे। मुखिया भी उस लड़की के साथ रात गुजारने को बेताब था। मुखिया उस लड़की के पास आता है और कहता है, तुम्हारी तरह एक लड़की इस गांव में पहले भी आई थी, पर वो नगर वधु बनने को राजी नहीं हुई। पर तुम समझदार हो। अच्छा हुआ तुम मान गई, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होता जो उसका हुआ। ऐसा कहकर मुखिया उस लड़की का घूंघट उठाता है। घूंघट उठाते ही उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि अब उस लड़की का चेहरा चुड़ैल में बदल चुका था। लाल आंखें, लंबे नाखून, बड़े बड़े दांत और गले से बहता खून। कौन हो तुम? चली जाओ यहाँ से। भूल गया इतनी जल्दी? मैं हूँ पुष्पा। क्या पुष्पा? पर तुम तो। हाँ, तुमने मुझे बड़ी बेरहमी से मार डाला था। अब तुम्हारी बारी है। मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे भूल हो गई थी। तुम कहो तो मैं नगर वधु वाली रीत भी बंद करवा दूंगा। मुझे माफ कर दो। ये सब पहले सोचना था मुखिया। अब वक्त बीत गया है। अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। ऐसा कहकर चुड़ैल मुखिया को उठाकर सामने वाले शीशे पर फेंक देती है और शीशा टूटकर बिखर जाता है। शीशे के कुछ टुकड़े मुखिया के शरीर में चुभ जाते हैं। चुड़ैल अपनी साड़ी से मुखिया का गला दबाने लगती है। मुखिया तड़पने लगता है। चुड़ैल साड़ी का फंदा कसती जाती है और आखिर मुखिया दम तोड़ देता है। मुखिया के कमरे के बाहर ही भूरा बैठा हुआ था। वह शोर शराबा सुनकर बाहर से आवाज लगाता है। क्या हुआ मुखिया जी? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे बाहर तक हल्ला हो रहा है। तभी अंदर से एक मनमोहक आवाज आती है। मुखिया जी तो सो गए हैं, मैं जगी हुई हूँ। आप दरवाजा खोलकर अंदर आ जाइए। भूरा बहुत जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और जाते ही फट से दरवाजा बंद कर देता है। अरे कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? वो मनमोहक आवाज कर्कश आवाज में बदल चुकी थी। मैं तुम्हारे पीछे हूँ, जरा पीछे तो देखो। भूरा पीछे देखता है और देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। मुझे भूले तो नहीं, मैं पुष्पा हूँ। मुखिया जी ऊपर चले गए हैं और तुम्हें भी बड़े जोरों से ऊपर बुला रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे मत मारना। मैंने तो सब मुखिया के कहने पर किया था। मुझे छोड़ दो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाता। इतने में चुड़ैल अपने नुकीले दांतों से उसकी गर्दन पर जोर से काट देती है। भूरा दर्द से तड़पने लगता है। इसके बाद चुड़ैल उसे पूछने लगती है और कहती है, मेरे
मेरे बदन को भी ऐसे ही नोच नोच कर खाया था ना तुम लोगों ने। पुष्पा, मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। पुष्पा एक चाकू उठाती है और मुखिया और भोला की लाश को ले जाकर गांव के चौराहे पर टांग देती है और दीवार पर लिखती है, नगर वधु की तरफ से गांव वालों को सब प्रेम भेंट। अगली सुबह गांव के सभी लोग मुखिया और भूरा की लाश को देखकर समझ जाते हैं और उस दिन के बाद से ही गांव में नगर वधु वाली रीत खत्म हो जाती है। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों